नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन स्टार्ट करते हैं फॉर द मोल कॉन्सेप्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अभी पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो ज़्यादा थ्योरी बेस्ड होंगे, सो आपके फंडामेंटल्स वो क्लियर हों, आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, और धीरे धीरे फिर हम थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, लेट्स वार्म अप। देखिए, टू स्टूडेंट्स परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली एंड ईच वन ऑफ देम recorded two readings which are given below. Okay, correct reading of mass is 3 ग्राम। मतलब किसी एक्सपेरिमेंट में वो मास डिटरमिन कर रहे थे। स्टूडेंट ए ने, पहले स्टूडेंट ने पहली बार जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 3.01 आया, अगली बार 2.99 आया। ओके, दूसरे स्टूडेंट ने पहली बार 3.05, दूसरी बार 2.95। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये दो वैल्यूज जो हैं वो एक्चुअल रियल वैल्यू के बहुत क्लोज हैं। ठीक है, 3.01 और 2.99 इस वैल्यू के बहुत क्लोज हैं। तो हम ये बोलेंगे कि स्टूडेंट ए के जो रीडिंग्स हैं वो काफ़ी एक्यूरेट हैं। और इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आ रहा है, क्या है? अगर आप एवरेज लें दैट विल बी 3। ठीक है, यस, इट विल बी डिफाइंड एज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज क्यों? क्योंकि ये दोनों रीडिंग्स आपस में भी काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा गैप इनके बीच में नहीं है। पर दूसरे स्टूडेंट ने जो रीडिंग निकाली 3.05 और 2.95, इसका एवरेज तो 3 आ जाएगा। तो एक्यूरेसी तो आप बोलोगे कि अच्छी है, बट ये वैल्यू और इस वैल्यू में आपस में काफ़ी गैप है ना। मतलब पहली बार आप इतना रिकॉर्ड कर रहे हो, दूसरी बार इतना कम हो गया, तो इतना ज़्यादा डेविएशन क्यों आया? ठीक है, तो प्रिसीजन बहुत अच्छा नहीं है। एक्यूरेट बट लो प्रिसीजन। पहला ऑप्शन देखिए, रिजल्ट्स ऑफ बोथ स्टूडेंट्स आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ये तो गलत है। सेकंड, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, दैट इज ट्रू। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। हाँ, नीदर प्रिसाइज तो हम ठीक है, बट एक्यूरेट तो है ना, क्योंकि दोनों का अगर हम एवरेज लेंगे तो एवरेज तो 3 आ रहा है, और हम एवरेज में ही आंसर डिफाइन करते हैं जब मल्टीपल रीडिंग हमारे पास आती हैं। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, दैट इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग? डिफिकल्ट नहीं है, आसान है काफी। स्टार्ट करें। देखो, अब पहला केस अगर हम लें तो बच्चे, ये जो नॉन जीरो डिजिट हैं, इनसे पहले जितनी भी जीरो आई दे विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। तो जो सिग्निफिकेंट है मैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो पहले में तो 2 हैं, तो पहले में 2 हैं, उसी से आपका आंसर आ जाएगा वैसे तो। चलिए, अगले में 3 है, नेक्स्ट में 4 हैं, अगले में कितना है, 3 है। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो हैं ये डेसिमल के बाद नहीं है। ओके, इसको मैं 126 इंटू 10⁻³ इस तरह से भी लिख सकता था, है ना। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 और एक ये 4, क्योंकि डेसिमल के बाद की जीरो काउंट होती है, और यहाँ पर ये सारे आएंगे। तो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन सिंपल। नेक्स्ट देखिए, 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑन एन एग्जाम, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑन दिस एग्जाम फॉर दीज स्टूडेंट्स? एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे। 88 प्लस 69 प्लस 81 प्लस 92 प्लस 79 डिवाइड बाई 5। ओके, अब ये कितना आएगा? अब ये आपके पास आएगा 81.8। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो इमीडिएटली बच्चा बोलेगा सर ये कितना इजी क्वेश्चन है और आप ये पूछ रहे हो, सिंपली डिवाइड बाई 5 करना था। तो जो बच्चा ऑप्शन ए को टिक करेगा दैट विल बी रॉन्ग। वाई? क्योंकि आप देखो, इन सभी वैल्यूज में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं सभी में। तो आप इनका कुछ भी और रीडिंग निकाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उस फाइनल वैल्यू में भी 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते। इसको आपको 82 पे अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, देन द आंसर विल बी 82।
देखने में स्टार्टिंग में सॉल्व किया, आंसर आया, ऑप्शन वो भी पहली ऑप्शन ही दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे में बच्चा ना ज़्यादा सोचता नहीं है कि सर ये तो बहुत सिंपल था, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है इसमें कि कोई बड़ा फॉर्मूला लगाना है। और ऐसे केस में ना इजी क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, वो ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करवाते हैं। जो पहले से दिख रहा टफ क्वेश्चन है उसमें बच्चा सोचता है, 10 चीज़ें सोचता है आंसर को मार्क करने से पहले। नेक्स्ट वन, if the density of a solution is 3.12 gram per ml, the mass of 1.5 ml solution in significant figures is। चलिए अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करें, इसीलिए मिस्टेक नहीं करनी है। तो डेंसिटी क्या होता है आपके पास, मास डिवाइडेड वॉल्यूम। तो मास हमारे पास कितना रहेगा, मास पूछा गया, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी आपके पास 3.12 और वॉल्यूम है 1.5। अब अगर आप पहले वाले में देखें, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 पॉइंट है। तो जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्योंकि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, ये 2 वाला है, तो लेस प्रिसाइज वैल्यू कौन सी, ये वाली है। तो आंसर में भी आपके 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। ओके, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 4.68, और इसको फिर अप्रॉक्सीमेट करके 4.7 हम लिखेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन, द रिजल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी सिंपल है। पहले ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस वाले में 5 हैं, इस वाले में 3 है और नीचे 4 है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हुए, 3। तो आंसर में भी कितने आने चाहिए, आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें तो 1 है। पर ये 5 जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि 5 पॉइंट समथिंग है, इट इज जस्ट 5। ठीक है, तो इसको 5.0 भी लिख सकते हैं, 5.00 भी लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, तो करस्पॉन्डिंग इसके इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसके आंसर में आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। यहाँ पे आप देखो 3 4 3। ठीक है, तो 3, अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, 3 नहीं, 4 है यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के बाद का 0 है ना, वो तो काउंट होगा। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वन, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, which of the following statements indicates that law of multiple proportion is being followed। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, 2 एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO एंड CO2 बना रहे हैं, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके मल्टीपल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना रहे हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह की कहानी। फाइन, देखो, sample of CO2 taken from any source will always have C and O in the same ratio। ये तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हुआ ना ये, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, डजन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कंपाउंड आप कहाँ से लेके आ रहे हो, उसका सोर्स क्या है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। इन CO2 एंड CO, अब आई ना बात, सेम एलिमेंट्स के 2 कंपाउंड, masses of oxygen which combine with a fixed mass of carbon। तो एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं हम, और फिर बोल रहे हैं कि जो दूसरा एलिमेंट है उसके जो मासेस हैं
वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आ रहे हैं. दैट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द ऑक्सीजन, amount of magnesium taken for the reaction is equal to amount of magnesium MgO. नहीं, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है. सिमिलरली इस स्टेटमेंट का भी कोई रिलेशन नहीं है. नेक्स्ट वन, इन और 1 liter flasks are separately filled with these 4 gases. ठीक है, इमीडिएटली आप अपने माइंड में इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं. बस 4 आगे कंटेनर्स, SO2, SO3, आर्गन एंड CH4. चारों के चारों 1 लीटर है. वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो में वॉल्यूम फिक्स होगी. टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम है. बच्चे, PV इज इक्वल टू nRT में प्रेशर भी आपका कांस्टेंट हो गया, सेम हो. टेम्परेचर भी सब में सेम है, वॉल्यूम भी सब में सेम है. n क्या होता है? PV बाय RT. इसलिए n विल बी सेम फॉर ऑल. सेम नंबर ऑफ मोल आएंगे. मोल आ रहे हैं सेम. मोल का मतलब है मॉलिक्यूल्स भी बराबर आएंगे. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 और आर्गन. आर्गन के तो एटम होंगे है ना, और मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4. अब ऐसे लिख लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू एटम्स ऑफ आर्गन, क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल नहीं है, इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4. तो अगर इनकी मॉलिक्यूल्स की रेशियो पूछी जाए आपसे, तो आप क्या आंसर देंगे? सर मॉलिक्यूल्स तो 1:1:1:1 की रेशियो में आएंगे, इस रेशियो में मॉलिक्यूल्स. पर इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स. बेटा एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे 3 एटम है ना. तो लेट्स सपोज इसका भी एक मॉलिक्यूल है, इसका भी एक मॉलिक्यूल है, इसका एक एटम है, इसका एक मॉलिक्यूल है. ये एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे 3 एटम आ रहे हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम आ रहे हैं. एक एटम है तो एक ही एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल में 5 एटम आ रहे हैं. तो एटम्स की रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो 3:4:1:5 इस तरह से आएगी. दैट इज फोर्थ ऑप्शन. ये ध्यान रखें, नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट करें, नॉट नेसेसरली विद नंबर ऑफ एटम्स. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो? 4 iron solid plus 3O2 gas gives you 2 Fe2O3. Okay. Now, total mass of iron and oxygen in reactants is equal to total mass of iron and oxygen in product. Therefore, it follows law of conservation of mass. तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो नहीं रहा, तो जितना वेट आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही टोटल प्रोडक्ट का भी होगा. दैट इज ट्रू. नेक्स्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. Therefore, it follows law of multiple proportion. ये गलत हो गया ना, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का स्टेटमेंट हुआ, ये नॉट मल्टीपल प्रोपोर्शन. अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस. नो, आप एक रिएक्टेंट को ज़्यादा लोगे, दूसरा तो उतना रहेगा. अब मुझे चाय अगर ज़्यादा बनानी है, ठीक है, मैं सिर्फ चीनी ज़्यादा ले लूँ, दूध उतना ही है मेरे पास, पानी भी उतना ही है, चाय पत्ती भी उतनी ही है. तो चीनी ज़्यादा लेने से तो चाय ज़्यादा नहीं बनेगी. मुझे सारी ही चीज़ें ज़्यादा चाहिए, दूध भी ज़्यादा चाहिए, पानी भी ज़्यादा चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, है ना. सिर्फ एक या दो कंपोनेंट्स को आप बढ़ा दें, उससे आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी. नो, ऑल ऑफ द कंपोनेंट या ऑल ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द रिएक्शन. ये गलत हो गया. अमाउंट ऑफ Fe2O3 produced will decrease if amount of any one of the reactant is taken in excess. ये भी गलत हो गया. Next, 45.4 liter of nitrogen reacted with 22.7 liter of oxygen and 45.4 liter of N2O was formed as per this. कौन सा लॉ ओबे कर रहा है? चलिए देखते हैं.
वैसे तो उसको आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। बच्चे यहाँ पे ना बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 लीटर N2 को 1 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होगा और तब जाके 2 लीटर N2O बनेगा। पर आपको गिवन कितना है? गिवन है आपके पास 45.4 लीटर, ठीक है, और ये है 22.7 लीटर। ओके, तो एग्जैक्टली 1:2 की रेशियो में तो है ये। 22.7 का डबल होता है 45.4। ठीक है, और ये बनेगा कितना? देखो 2 से ये 2 बन रहा था, तो 45.4 से ये 45.4 बनेगा, और वो बन भी रहा है। तो ये परफेक्टली सही है। ठीक है, तो डज दिस ओबे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? नहीं, दो डिफरेंट गैसेस आपस में कंबाइन कर रही हैं, है ना। हम एक कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रेशियो में होते हैं, वैसी बात नहीं कर रहे ना हम यहाँ पे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का कोई लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अब दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड भी यहाँ पे नहीं बना रहे, ठीक है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन भी अप्लाई नहीं होगा। कंजर्वेशन और मास के बारे में बात नहीं की है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, इफ वी कंसीडर, ध्यान से, दैट 1/6 in place of 1/12, mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of substance will डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, अनचेंज रहेगा, क्या होगा? देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, क्या है एग्जैक्टली? देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पहले तो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, कि अच्छा सर हम 1/12 यूज़ कर रहे हैं, 1/6 करेंगे तो क्या होगा, है ना। 2 के फैक्टर से कुछ चेंज होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अब इसमें एक बड़ा फंडामेंटल पार्ट आपको सोचना पड़ेगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पहली बात, क्या ये 1 मोल चेंज हो रहा है यहाँ पे? ये 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे? इज दैट चेंजिंग हियर? नो, दैट इज नॉट चेंजिंग। व्हाई? बिकॉज 1 मोल कंटेन्स एज मेनी नंबर ऑफ particles as there are in 12 ग्राम ऑफ 12C कार्बन, ठीक है, तो 12 ग्राम 12C कार्बन आइसोटोप में जितने एटम्स होते हैं उसी को 1 मोल डिफाइन करते हैं। ये उसको चेंज नहीं कर रहा, ये सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट को चेंज कर रहा है, AMU की डेफिनेशन को। फाइन, तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहे, नो। तो 1 मोल पार्टिकल का जो मास होगा, मास इज अ डिफाइंड फिक्स वैल्यू है ना। अब आप उसको मेजर कैसे कर रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मास तो चेंज नहीं हो जाएगा, राइट। आपके वेट को अगर मैं किलोग्राम में मेजर करूं, पाउंड में मेजर करूं, ठीक है, तो वेट भी, कंसिडरिंग की ग्रेविटी इज नॉट चेंजिंग, तो मास, है ना, तो चेंज नहीं होने वाला। तो आपके वेट को मैं किलोग्राम में लूँ, पाउंड्स में लूँ, किसी और यूनिट में मेजर करूँ, टोटल mg की वैल्यू तो फंडामेंटली वही रहेगी ना। तो मास ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज जस्ट बिकॉज आपने उसका जो मेजरमेंट लेने का तरीका था, यूनिट्स जो थे, उनमें कुछ चेंज ला दिया। मास में थोड़ा ना चेंज आएगा यार, मास तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसकी। 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम ही रहेंगे, रिगार्डलेस ऑफ क्या, एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करते हो, इट रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट वन, द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल। द रेशियो ऑफ 35 chlorine to 37 chlorine in naturally occurring chlorine is close to। ये मैथ पढ़ने वाले बच्चे तो इसको लॉजिकली बड़े इजीली कर लेंगे। कैसे? ये ऐसे, ये वैल्यू 35 आई, ये 37 आई, इनके बीच में 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट्स का मिडिल पॉइंट 36 आ गया। पर क्योंकि वैल्यू 35.5 है, तो उसको मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। तो क्लियरली एक साइड 3 पार्ट्स है और एक साइड 1 है,
अब क्योंकि आंसर 35 के ज़्यादा क्लोज है, मतलब डोमिनेटिंग पार्ट जो मिक्सचर में है वो 35 रहा होगा। ठीक है, आउट ऑफ 4 पार्ट्स 3/4 एक के होंगे और 1/4 दूसरे के होंगे। ये रेशियो यही इंप्लाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। अब इसके ज़्यादा क्लोज आ रहा है, तो ये जो 3/4 हिस्सा है वो क्लोरीन 35 का होगा। ठीक है, एंड जो क्लोरीन 37 है दैट इज ओनली 1/4। किस रेशियो में आ गया ये? 3:1। लॉजिकली सॉल्व हो सकता था ये। हाँ, आपको तरीके से सॉल्व करना है कि सर ये फाइनल आंसर है 35.5, तो 35 अगर x उसका फ्रैक्शन है वहाँ पे, तो 35x ले लेते हैं, तो 37 का कितना रहेगा? 1 - x, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन मिला के 1 होना चाहिए। एक का x आ रहा है, दूसरे का 1 - x आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन, गिवन दैट abundances of isotopes Fp 54, 56 and 57 are 5, 9, 90 and 5% respectively, atomic mass of iron is। सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बताया गया है। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 54 × 5, उसकी परसेंटेज 5 है, और 56 की 90 है, और 57 की भी 5 है, और टोटल परसेंटेज कितनी आ रही है? बस कैलकुलेट कर लीजिए, क्या रहेगा आपका? 55.95। ओके। हाँ, अब इसमें अगर आप बोलें कि सर यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका 2 में आना चाहिए। 2 किसी में भी नहीं है। ठीक है, यहाँ में बिल्कुल जो एक्यूरेट वैल्यू आ रही है वो निकालनी है। 2 मैं लिख दूंगा उसको एग्जैक्टली 55। ये जो वेरिएशन है ये कहाँ से पता लगेंगे मुझे? ओके, नेक्स्ट वन, द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हिस्टामिन इज। इसको हम डायरेक्टली सॉल्यूशन ही इसका देखेंगे, क्यों इसका सॉल्यूशन देखेंगे वो समझते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, हम इसके थ्रू सीख रहे हैं कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हिस्टामिन इज, तो पहली बात तो आपको हिस्टामिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाओगे। ओके, अब मॉलिक्यूलर वेट है 111 ग्राम पर मोल। बेटा इस 111 ग्राम पर मोल में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हुए? 3 मोल, है ना? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है कितना? 14। 3 मोल का कितना रहेगा? 14 × 3 42। तो नाइट्रोजन का वेट आ गया 42 ग्राम्स। टोटल मास ऑफ द 1 मोलर कंपाउंड आ गया 111 × 100 कर लो, ये आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज आ गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन करनी तो हमें आती थी, पर अगर आपको ये स्ट्रक्चर ही याद नहीं होगा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कई बार देर आर क्वेश्चंस which involve multiple concepts from different chapters। अगर आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या वो कितना ही आसान हो। ठीक है, किसी ने काउंटिंग ही पूछ ली कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन होते हैं, आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप कायरल कार्बन कैसे बताओगे? आपको पता है कि कायरल कार्बन कैसे काउंट करते हैं, पर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं याद उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले सॉल्व करने की ट्राई करो, बिकॉज यू नीड टू फर्स्ट सी कि आपके माइंड में क्या अप्रोच आती है इस क्वेश्चन को लेके। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। यहाँ पर बच्चे एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा सर मिनिमम मोलर मास ये कैसे होगा, मिनिमम कैसे निकालेंगे? देखो, इंसुलिन में 3.4% सल्फर है। हाँ बेटा, 1 मोल इंसुलिन में, देखो जैसे मैं आपको सिंपल दूं, H2SO4 का फॉर्मूला बताऊं, इस फॉर्मूला में सल्फर के एटम सबसे कम है ना, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, सल्फर का 1 है। ऐसा फॉर्मूला तो हम नहीं लेते ना, H2S 0.5 समथिंग करके, ऐसा तो नहीं लेंगे। जो भी एटम उस फॉर्मूला में आता है उसका कम से कम 1 मोल तो वहां पे होता ही है। कितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आप ले लो,
ठीक है, वहाँ पे अगर सल्फर है उस फार्मूला में तो वो 0.5 0.6 कुछ ऐसा तो नहीं होगा, एटलीस्ट 1 तो होगा ना, एटलीस्ट। क्योंकि मिनिमम मोलर मास बोला है, मैं ये कहूँगा कि 1 मोल ऑफ इंसुलिन विल एटलीस्ट कंटेन 1 मोल सल्फर एटम्स, एटलीस्ट इतना तो करेगा। 1 मोल सल्फर एटम का मतलब है कि 32 ग्राम सल्फर उसमें होगा ही होगा कम से कम। ओके, ठीक है। परसेंटेज कितनी है उसकी? 3.4। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। तो हम ये मान के चलें कि मिनिमम उसका 32 ग्राम तो एक मोल में होगा ही होगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर 3.4% है मॉलिक्यूलर वेट, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा। क्या रहेगा आपका? 941। ठीक है। क्यू में क्यों लिया हुआ है? क्योंकि इसको ग्राम में नहीं ले रहे हम, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का ले रहे हैं हम। तो दैट मीन्स 941 यूनिफाइड मास। नेक्स्ट वन, इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट 2.0769 gram of pure X produces 3.68 gram of pure X2O5. The number of moles of X is. चलो, अब हमारा मोल कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। मोल कॉन्सेप्ट की कहानी शुरू होगी। तो हमारे पास X से बना रहे हैं X2O5। ठीक है, तो पहले आप रिएक्शन लिख लो। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करो। ऑक्सीजन के बारे में तो हमें कुछ नहीं जानना है या सॉल्व करना है, हाँ, पर 2x लगेंगे टू फॉर्म X2O5 एटलीस्ट, है ना। बट एक मोल X2O5 बनाने में मोल ऑफ X लगेंगे डबल। तो जो मोल ऑफ X हुए वो ट्वाइस द मोल ऑफ X2O5 हुए। ठीक है, एंड मोल ऑफ X कैसे निकालेंगे आप? गिवन वेट ऑफ 2.0769, इसको ना अप्रॉक्सीमेट करके 0769 को तुम 07 लिख लो या 08 ले लो या 2 ले लो। अगर चारों रीडिंग्स आपस में काफ़ी, मतलब इनमें डिफरेंस काफ़ी है, तो आप अप्रॉक्सीमेशन ले लो। क्यों? एग्जामिनर ये भी देखना चाहता है कि तुम कितना दिमाग लगा रहे हो। उसने आपको इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी वैल्यू दे दी, इट डजंट मीन कि तुम इसको ऐसे सॉल्व करो यार। जब चारों ऑप्शन में काफ़ी गैप है, तुम उसको 2 लेके सॉल्व करो ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो याद रहेगा आपका एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, और 2 इंटू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 3.68 डिवाइड बाय, अब एटॉमिक वेट अगर m है तो 2m प्लस ऑक्सीजन का तो आपको पता है 18, तो 18 इंटू 5 80, सॉरी 16 इंटू 5 80। ठीक है, दे रही, बस यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी। एटॉमिक मास ऑफ x भी m ले रहे हैं, एक ही इक्वेशन में एक ही अननोन है, सॉल्व कर लो उसको, m की वैल्यू निकल जाएगी। आई थिंक आंसर आप एक बार करके वेरीफाई कर लेना क्या आ रहा है चारों ऑप्शन में से। ठीक है, इतना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A gaseous mixture contains CO2 gas and N2O gas in a 2.5, sorry, 2:5 ratio by mass. अच्छा, the ratio of the number of molecules of CO2 and N2O gas is. बेटा पहली चीज समझो, जब आपको 2:5 दिया हुआ है ना, इट्स टोटली अप टू यू। आप उसको 2 ग्राम और 5 ग्राम लेना चाहो, या 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4 ग्राम और 10 ग्राम लेना चाहो, वट एवर जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। अब क्योंकि एक मिक्सचर है, लेट्स से ये कंटेनर है यहाँ पे, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी, इसी में N2O भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को मान लेते हैं 2 ग्राम, N2O को ले लेते हैं 5 ग्राम। फाइन, ये आगे रेशियो बाय मास, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की वही रेशियो होती है जो नंबर ऑफ मोल्स की होती है। ठीक है, तो आप ये बोल दीजिए मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय molecules of N2O
is actually moles of CO2 upon moles of N2O, और नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 डिवाइड बाई 44 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 44, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट दोनों का 44 है। एक्चुअली ये भी तो 2/5 ही आ रहे हैं, तो जब मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो जो रेशियो बाय मास होगी वही आपकी रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ रही है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x and y are two elements which form x2y3 and x3y4। अच्छा, बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे नंबर ऑफ फार्मूलाज काफ़ी लिमिटेड हैं, बट उन लिमिटेड फार्मूलाज पे हमारे पास जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। ओके, तो इफ़ यू रियली वांट टू मास्टर द मोल कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि थ्योरी में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का कुछ नहीं है। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व द मोर क्लैरिटी यू विल हैव कि अच्छा इस सिनेरियो में ऐसे करना है, इस सिनेरियो में ऐसा करना है। ठीक है, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद मोल कॉन्सेप्ट और दिक्कत हो रही है तो डोंट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन डायरेक्टली, गो फॉर सॉल्व्ड क्वेश्चंस, या जिस बुक में अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल दिए और अच्छे डिटेल में सॉल्व किया हो। कई बार बुक्स में क्या होता है ना, बड़ा शॉर्ट सा सॉल्यूशन दिया होता है, और जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उससे छोटा उसको सॉल्यूशन दिया होता है। ऐसा बुक नहीं आपको चाहिए, ऐसी बुक चाहिए जिसमें सॉल्यूशन ज़्यादा डिटेल में दिया हो, ताकि आप आराम से उसको समझ पाओ कि वो क्या समझाना वहाँ पे चाह रहा है। ठीक है, अदरवाइज वैसे मोल कॉन्सेप्ट में बहुत डीप जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट अगर आप एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, मोल कॉन्सेप्ट में अननेसेसरी टाइम नहीं देना है, ये किसी भी चैप्टर में नहीं देना है। एक सिंपल सा पॉइंट होता है कि अगर हमारे पास एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट में, तो मेरे पास एक जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल दूँ, 10 चैप्टर हैं और 100 दिन है मेरे पास। ठीक है, तो अगर 10 चैप्टर लगभग बराबर वेटेज के हैं, वेटेज का मतलब है कि सबसे एक ही क्वेश्चन आना है, और सारे चैप्टर लगभग सेम लेंथ के भी हैं, मतलब उनको कवर करने में लगभग बराबर टाइम लगेगा, वैसे कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत छोटा नहीं है, तो सबको मुझे 10 चैप्टर को फिर 10-10 दिन देने चाहिए, है ना। ऐसे ही केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको मास्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर आता क्वेश्चन से एक ही है। तो अगर एक छोटे से चैप्टर से जिसको आप 2 दिन में कवर कर रहे हो, और एक बड़ा चैप्टर है जिसको आप 6 दिन में कवर कर रहे हो, क्वेश्चन एक एक आ रहा है दोनों में से। समझदार इंसान वो है ना जो छोटा चैप्टर कवर करे 2 दिन में, और एक क्वेश्चन अपना पक्का कर ले कि वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आराम से कर लूंगा, रादर देन कि एक टफ टॉपिक को मास्टर करने में 6 दिन लगाए, और टफ टॉपिक पे कितना भी टाइम लगाओ डजंट गारंटी यू कि आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे। तो इसीलिए when you spend time on a particular chapter it has to be proportionate, कि भैया इससे ज़्यादा समय इस पे दोगे आप, वो किसी और चैप्टर का समय काट रहे हो, वहां पे आपको लॉस होगा, क्योंकि यू हैव अ लिमिटेड टाइम ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, चलिए देखो, तो x एंड y कंबाइन कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स हैं x2 y3 और x3 y4 ये बना रहे हैं। ओके, if 0.2 मोल ऑफ x2 y3 वे 32 ग्राम, तो आपको बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट ही दे दिया ना इन्होंने, कि 0.2 मोल का अगर 32 है तो 1 मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं। तो लेट्स से x2 3y का मोलर मास कितना आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ x हम मान लेते हैं स्मॉल x, y का मान लेते हैं स्मॉल y। x2 y3 का क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y, 1 मोल का, पर क्योंकि 0.2 मोल है इंटू 0.2 इक्वल टू 32 ग्राम, ये आपको दिया हुआ फर्स्ट इक्वेशन आ गई। वैसे x3y4 का बन जाएगा 3x प्लस 4y, और उसका कितना है 0.4 मोल इंटू 0.4, ये आपको कितना दिया है 92.8। बेटा दो इक्वेशन हैं, दो अननोन है, सॉल्व तो कर ही लोगे, कर लोगे ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, प्रॉबेबली आंसर आपका थर्ड ऑप्शन आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वन,
when 1 liter of carbon dioxide, okay, is heated with graphite, जल्दी बाजी में लिख दिया मैंने इसको, 1 liter of carbon dioxide is heated with graphite, ग्रेफाइट आ गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो C plus CO2 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड इज 1.5 लीटर। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन अगर आप ले रहे हो ना, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगी, और बैलेंस करोगे तो 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन 2 CO बन रहा है, बैलेंस इक्वेशन आ गई है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड इज 1.5 लीटर। इनिशियली हमारे पास 1 लीटर CO2 था और ग्रेफाइट के बारे में कोई जानकारी दी नहीं है। फाइनली क्या हो जाएगा ये, 1 लीटर अगर पूरी तरह खर्च हो गया तो ये 2 लीटर बनाएगा इफ कंज्यूम कंप्लीटली। कार्बन के बारे में कुछ नहीं दिया है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में मे बी एक्सेस में दिया हो, तो ये 1 लीटर है, ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो ये 2 लीटर बनना चाहिए, 2 लीटर से तो कम बन रहा है आपके पास, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वॉज नॉट रिएक्टेड कंप्लीटली। wasn't completely reacted। ये हमने अपने कॉमन सेंस से एनालाइज करके पता लगा लिया, मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो मतलब 1 लीटर से फिर इवेंचुअली ये मे बी 1 माइनस एक्स बचा हो, एक्स रिएक्ट कर गया उसमें से, 1 माइनस एक्स बचा, एक्स अगर रिएक्ट कर गया यहाँ पे 2x बनेगा। ओके, और ये 1 माइनस एक्स प्लस 2x ये मिला के आपको 1.5 लीटर बोला गया है, मतलब 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1.5 लीटर है, तो x आपका 0.5 लीटर आ गया। ओके फाइन, x अगर 0.5 आ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 2x, दैट इज 1 लीटर, तो फॉर्म्ड कितना हुआ 1 लीटर। मोल्स ऑफ पूछा गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO, मोल ऑफ CO कितना आएगा बेटा, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय STP पे पूछा है, STP पे मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, 1 डिवाइड बाय 22.4। ओके नेक्स्ट, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only, okay, it's a pure hydrocarbon, burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram CO2। अब क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, लेट्स टेक इट CXHY, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट, ठीक है, तो साथ में ऑक्सीजन होगी, बर्न कर रहे हैं आप, गिव्स यू CO2, ये X से आपका X मोल CO2 बनेगा और Y/2 मोल H2 बनेगा, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। CO2 आपके पास दिया गया है 3.38 ग्राम और 0.69 ग्राम। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, एंड सेकंड एक और बात बोली गई है, नो अदर प्रोडक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। बच्चों अगर 10 लीटर वो भी STP पे का वेट 11.6 ग्राम है, 1 लीटर का कितना हो जाएगा 1.16 ग्राम, और 22.4 लीटर का कितना हो जाएगा 26 ग्राम, तो ये 26 ग्राम ही तो आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, अच्छा सर 26 है तो ये 12 और ये के 13 है ना, ये तो नहीं हो सकता 26, ये 14 है सर, ये भी नहीं हो सकता, हाँ ये 26 आ रहा है सर, और ये भी नहीं आ रहा, तो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू को एक ही ऑप्शन जस्टिफाई कर रही है। यही से सॉल्व हो गया वैसे तो ये, पर चलो डिटेल में सॉल्व करना है ना, इस जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करना चाह रहे हैं अगर आप, पूरा भी सॉल्व करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो अब यहाँ पे CO2 को लेके सॉल्व करें, ठीक है, बच्चे 44 ग्राम CO2 में मैं जितना डिटेल में लिख रहा हूँ अपने क्वेश्चन में उतना डिटेल में नहीं लिखना,
तो आपको समझाने के लिए डिटेल में कर रहा हूँ कि 44 ग्राम CO2 कंटेन 12 ग्राम कार्बन, इसलिए 3.38 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होगा? 12/44 इंटू 3.38 ग्राम, तो यह रहेगा आपके पास 0.922 ग्राम। ठीक है, इतना कार्बन। और वैसे ही 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 0.69 ग्राम वाटर कितना कंटेन करेगा भाई? 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 0.69, क्या रहेगा? 0.076 ग्राम। ओके, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकलेगी? कार्बन का वेट 0.922 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर वेट की जगह जो गिवन वेट है कंपाउंड का। ठीक है, गिवन वेट कैसे निकालेंगे? देखो, कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। यस, कार्बन कितना है उसमें? 0.922, और हाइड्रोजन कितना? 0.076। तो टोटल कितना हो गया? ऐड कर दो, 0.922 प्लस 0.07, तो वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाई टोटल वेट इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगी। और ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 92.3%। 92% अप्रॉक्सीमेट इसको ले लो। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 8%। अब यहाँ से तो आप, आई थिंक आप आराम से सॉल्व कर लोगे ना? कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे बस। कैसे करोगे? परसेंटेज आ गई है। एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह निकालने का क्या तरीका था? जो परसेंटेज है तो डिवाइड बाई एटॉमिक वेट करो, 92 डिवाइड बाई 12 कर लो, या आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 आ जाएगा। और 8 डिवाइड बाई 1 कर लो, 8 आ जाएगा। तो 7 8 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली यार 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 7.7 के आसपास आएगा कुछ। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली इसको भी फिर नियरेस्ट 8 लेंगे, ये भी नियरेस्ट आपका 8 आएगा। अभी अप्रॉक्सीमेशन में ले रहा हूँ मैं, ये 92 पॉइंट समथिंग आना था और ये 8 से थोड़ा सा कम आना था। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो दोनों की 1:1 आएगी। 1:1 में आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH आ गया और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 आएगा, अगर आप इस मॉलिक्यूलर वेट को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये डिटेल सोल्यूशन दिया भी हुआ है। चलो फिर, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, आप यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, तो नोट देम डाउन। ठीक है, पर वैसे क्वेश्चन हमारा सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट को निकालने पे भी सॉल्व हो चुका था। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H4ON has vapor density 84. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर वेट इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, क्या रहेगा? ट्वाइस ऑफ 84, दैट इज 168 ग्राम। और ये जो 168 है, अब देखो C3H4O, कार्बन के 3 एटम है, 12 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 16, तो कितना हो बचे? 16 4 20 36, दैट इज 56, 56N, यही हो जाएगा, है ना? तो मॉलिक्यूलर वेट 168 आपके पास आ रहा है। इसको क्या करें? तो 168 को अगर मैं लिखूं 56 इंटू N, तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी आपके पास? वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, बस N की वैल्यू 3 आने का मतलब हुआ मेरे पास जो फॉर्मूला है वो C3H4O आइस और C9H12O3, ये ऑप्शन। नेक्स्ट वन, 20 ml of a solution containing 0.2 gram of impure sample of H2O2 reacts with
0.316 ग्राम ऑफ KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज पर द रिएक्शन। अब जिन्होंने रिडॉक्स चैप्टर के आगे के पढ़े हुए हैं उनको पता है ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, KMnO4 प्लस H2O2 gives you MnSO4 प्लस O2, और H2SO4 सिर्फ यहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो H2SO4 इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग द एसिडिक मीडियम। क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही मैंगनीज +7 से आपका यहाँ पे +2 में जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या करना पड़ेगा, पूछा है फाइंड द प्योरिटी ऑफ H2O2। ओके, प्योरिटी ऑफ H2O2 का मतलब क्या है, मतलब बेसिकली ये हुआ, पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करो ताकि आपको पता लगे कि कितने मोल KMnO4 को कितने मोल H2O2 चाहिए होते हैं। फिर देखो कितना H2O2 आपको गिवन है और कितना KMnO4 गिवन है, और प्योर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना प्योर KMnO4 को कितना प्योर H2O2 चाहिए था, और गिवन इक्वेशन में जो दिया है वो कैसा है, तो उनको कंपेयर करो, फिर वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो इसको सोल्यूशन को देखते हैं, बिकॉज अभी सॉल्व करेंगे डिटेल में तो बहुत टाइम लगेगा। तो पहली बात थी हमें इसको बैलेंस करें, या बैलेंसिंग आपको मैं इसी पेज पे सिखा देता हूँ। तो आप बोलोगे सर बैलेंसिंग करने में गलतियाँ हो जाती हैं। देखो ये आपके पास मेन इक्वेशन है, वाटर को बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, पोटाशियम में तो कोई चेंज नहीं है, नहीं सर कि यहाँ पे है ही नहीं बेचारा वो, बताओ। यहाँ पे ऑक्सीजन -1 में है, यहाँ पे 0 में है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 हैं, बैलेंस्ड है। एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे होते हैं ना, उनके एटम्स को बैलेंस कर लो पहले, वो यहाँ पे हैं, एक एक मैंगनीज है, 2 ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 7 से 2 गया बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, 5 का। तो 5 का मतलब हुआ आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन, और -1 से यहाँ पे गया तो कितना हुआ, देखो एक ऑक्सीजन -1 में, 2 ऑक्सीजन -2 में, एक ऑक्सीजन 0 में, 2 भी 0 में, -2 से 0 में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एक में 5 एक में 2, तो बराबर करने के लिए 5 को 2 से करो, 2 को 5 से करो। अब आपके पास ये इक्वेशन कितनी आएगी, ये 2 KMnO4 प्लस 5 H2O2 gives you 2 MnSO4 प्लस 5 O2। ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब वैसे आप फर्दर H पॉजिटिव वगैरह को लेके उनको भी बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे कोई फायदा है क्या उससे, नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए बॉस कि H2SO4 कितना लगेगा यहाँ पे, मुझे बस इनकी रेशियो चाहिए थी। अच्छा, ये 2 मोल को 5 मोल चाहिए थे, बस ये चीज़ मुझे चाहिए थी बैलेंस्ड। ठीक है, ये 2 मोल के MnO4 विल रिक्वायर 5 मोल ऑफ H2O2। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, तो अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट आई कैन राइट नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O2 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5। पढ़ा है हमने थ्योरी में, बैलेंस इक्वेशन में जो भी स्पीशीज है उनको इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू दूसरे के नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 कितना दिया आपको, 0.316 डिवाइड बाय 158, गिवन वेट था, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट किया, नंबर ऑफ मोल निकल गए। और H2O2 का क्या दिया हुआ है, H2O2 एक तरह से इम्प्योर है, तो जो 0.2 ग्राम है ना उसको भूल जाओ, छोड़ो वो। अब ये देखो कि अगर KMnO4 इतना है तो लेट्स से कि x ग्राम H2O2 दिया हुआ है, उसके मोल कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 34। ठीक है, यहाँ से x आ रहा है 0.17, तो इसका मतलब हो कि इतने ग्राम KMnO4 के साथ रिएक्ट करने के लिए 0.17 ग्राम H2SO4 चाहिए, सॉरी H2O2 चाहिए था, और H2O2 दिया आपको 0.2 है, तो 0.2 में सिर्फ 0.17 ही रहा होगा जो प्योर रहा होगा, बाकी की 0.03 इम्प्योर रहा। यहाँ से आपके पास आया डेटा ऑफ इम्प्योरिटी।
तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? कितना प्योर है डिवाइड बाय टोटल कितना है इंटू 100। ठीक है, 85% प्योर। अच्छा क्वेश्चन था ना ये। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को माइंड में डिकोड करना है कि इसमें करना क्या है। डोंट जस्ट स्टार्ट राइटिंग द गिवन डेटा। अच्छा ये दिया है, क्या करें, हाँ गिवन डेटा लिखते हैं। अगर समझ ही नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन में करना क्या है ना, तो डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट इवन अ सिंगल लाइन। बिकॉज फिर क्या होगा, अगर आप ये पहली लाइन गलत लिख दोगे, आगे का जो भी आपका थॉट प्रोसेस है वो उसी लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा। वही लाइन आपने गलत लिख दी थी, तो आगे की जो कहानी आप लिखोगे तो गलत ही लिखोगे ना, क्योंकि वो उसी से तो इंस्पायर्ड है। ठीक है, ऐसा होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल वेट्स ऑफ phosphorus and oxygen are heated in a closed vessel. ठीक है, producing P2O3 and P25 in a 1:1 molar ratio. If the limiting component is exhausted, find which component and what fraction of it is left over. ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, पहले इमेजिन करो कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब किस तरह का सेटअप है। इक्वल वेट दिए हैं फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के, तो इमेजिन करो अच्छा एक कंटेनर है, क्लोज वेसल है, उसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है। अब इक्वल वेट दिए हुए हैं, तो मैं क्या अज्यूम करूँगा, बताओ क्या अज्यूम करूँ? कंटेनिंग प्रोड्यूसिंग P2O3 एंड P25 इन 1:1 मोल रेशो। बेटा देखो, ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर वेट 32 है, फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31 है। तो अगर एटॉमिक वेट देखें तो एक का 31 है, एक का 16 है, और दोनों के वेट लेने बराबर। 31 लूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 31 ग्राम फॉस्फोरस और 31 ग्राम ऑक्सीजन लूँ, फायदा क्यों नहीं है? ये तो चलो मेरे पास 1 मोल आ गया, ये बेचारा 2 भी नहीं आ पाया ना प्रॉपरली। 32 होता तो ज़्यादा बेटर रहता। एक काम करते 32 में थोड़ा कन्वीनियंट लगेगा, तो फॉस्फोरस को 32 ग्राम लेते हैं, ऑक्सीजन को 32 ग्राम लेते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस आपका 1 मोल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 1 ग्राम। ऑक्सीजन के आपकी 2 मोल एटम्स आ गए। ठीक है, डन। तो फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू P2O3 एंड P2O5, जो भी बनाएंगे ये 1:1 की मोलर रेशियो में दिया आपको। इफ द लिमिटिंग कंपोनेंट इज एग्जॉस्टेड, फाइंड विच कंपोनेंट एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट इज लेफ्ट ओवर। अब लगाओ दिमाग। देखो, अगर एक P2O3 बनाना है 1 मोल, और 1 मोल P2O5 भी बनाना है, ठीक है, दोनों के 1 मोल बनाना है, तो बच्चे ओवरऑल फॉस्फोरस कितना लगा? 2 और 2 यहाँ पे 4 मोल एटम लगे। इट रिक्वायर्स 4 मोल फॉस्फोरस और 5 3 8 8 मोल ऑक्सीजन एटम, राइट? मतलब 1:2 की रेशियो में चाहिए था ना ये। 4 मोल फॉस्फोरस एटम लगे हैं यहाँ पे, 8 मोल ऑक्सीजन एटम लग रहे हैं, नहीं 3 और ये 5 8, 2 और 2 4, और बोला भी आपको 1:1 की मोल रेशियो में बन रहे हैं दोनों। दिया कितना है अभी आपके पास? 32 ग्राम 32 ग्राम। तो 4 8 का मतलब है कि 1:2 की मोल रेशियो में आपको दोनों चाहिए। दैट इज 1:2 मोल रेशियो ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो बच्चे फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31 है और ऑक्सीजन का 16 है। 16 × 2 32, ये तो बिल्कुल सही है ना? तो 1:2 मोल रेशियो में डबल मोल चाहिए। 31 ग्राम में इसका 1 मोल बनेगा, 32 ग्राम में इसके 2 मोल बनेंगे। सर इसका 31 ग्राम खर्च हो जाएगा, इसके सर पूरे 32 ग्राम खर्च हो जाएंगे, फिर भी क्या हो गया, 1 ग्राम बच गया ना।
1 ग्राम फॉस्फोरस लेफ्ट, तो कौन बचा? फॉस्फोरस बचा सर। कितनी फ्रैक्शन बची उसकी? सर 1 ग्राम आउट ऑफ 32 ग्राम्स। फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? सर 1 ग्राम बचा है 32 में से, 1/32। फॉस्फोरस इज लेफ्ट एंड फ्रैक्शन लेफ्ट इज 1/32। ऐसे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, AgNO3 reacts with FeCl3 to produce AgCl and ferric nitrate. A solution containing 18 gram of AgNO3 was mixed with a solution containing 32.4 gram of FeCl3. How many grams of which reactant remain after the reaction is over? Okay. पहली बात है, आपको क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा। अगर वो है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। पहले इसको रिएक्शन लिखे, AgNO3 plus FeCl3 gives you FeNO3 thrice AgCl। तो बैलेंस करने में साफ दिख रहा है कि FeCl3 3 Cl दे रहा है, 3 Cl को 3 सिल्वर चाहिए, तो 3 AgN3 यहाँ पे प्रॉब्ली होने चाहिए और 3 AgCl बनने चाहिए, और बाकी सब बैलेंस लग रहा है। इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ AgNO3। AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट और FeCl3 का मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है। AgNO3 हमारे पास 3 गुना चाहिए, समझे? FeCl3 का मॉलिक्यूलर वेट 162 है, तो अगर इसका 162 ग्राम है, इसके आपको 3 गुना मोल चाहिए, तो 170 मल्टीप्लाई बाय 3 चाहिए। इसके ट्रिपल से भी ज़्यादा चाहिए होगा वो, क्योंकि 170 इंटू 3 इज मोर देन 3 टाइम्स ऑफ 162। तो हमारे पास क्या था, 18 ग्राम दे दिया आपको और 32.4 ग्राम। अरे यार, FeCl3 का तो 3 गुना चाहिए था, ये तो उतना भी नहीं है ना, उतना भी नहीं है ये वाले भाई साहब फिर काफ़ी शॉर्ट मात्रा में दिए हैं। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन हो गए। ये आपके माइंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड जो होता वो 3 इंटू 170 ग्राम होता, अगर इसका 162 ग्राम दिया होता, और गिवन आपको दे रखा है 18 ग्राम और इसका 32.4 ग्राम। बस यहीं से सॉल्व हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही तो डिसाइड करेगा ना प्रोडक्ट कितना बनेगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ विच रिएक्टेंट रिमेन आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा पूरा। ओके बेटा, 3 मोल से एक सेकंड, ये तो खत्म हो गया ना। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ विच रिएक्टेंट रिमेन, किसका बचा? FeCl3। अब 3 इंटू 170 ग्राम रिक्वायर 162 ग्राम। इट्स 162 ग्राम Cl3। 18 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 18, अप्रॉक्सीमेटली 5.17 ग्राम। 32.4 में से 5.17 कम कर लो, लगभग आपके 26.7 ग्राम बचा Cl3। सिंपल क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन, अंडर द राइट कंडीशन अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड टू NO बाय द रिएक्शन। पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस में रिएक्शन हम यूज करते हैं, कर रहे हैं। ठीक है, अंडर द राइट कंडीशन मतलब ये बोल रहा है कि टेम्परेचर प्रेशर की तुम चिंता मत करो, वो क्या थे बस समझ लो कि हाँ अंडर द राइट कंडीशन ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O कुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 51 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 48 ग्राम ऑफ O2। अब देखो, अब पूछ रहा है ना कितना प्रोडक्ट बनेगा। बेटा कितना प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, तो मोल कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए आई नीड टू नो बैलेंस इक्वेशन कैसी हो रही है। NH3 प्लस O2, तो क्या करें? रिडॉक्स के अकॉर्डिंग देखना है, वैसे भी देख सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे -3 में है, नाइट्रोजन यहाँ पे +2 में है।
ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज यू विल हैव टू बैलेंस इट। और हिट एंड ट्रायल से करना तो भी कर सकते हो, तो 2NH3 प्लस 5/2O2 विल गिव यू 2NO प्लस 3H2O। इट्स अप टू यू आप कैसे बैलेंस करें। ओके, अब रिक्वायर्ड अगर हम देखें, रिक्वायर्ड कितना चाहिए, 2 मोल मतलब 34 ग्राम्स, तो 5/2 मोल दैट इज 80 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। और गिवन कितना है हमारे पास, गिवन हमारे पास है 51 ग्राम एंड 48 ग्राम। 34 को ना ये डबल से ज़्यादा चाहिए, 51 को उसकी डबल से ज़्यादा चाहिए होगी। दिस इज द लिमिटिंग रीएजेंट। ये तो खत्म हो गया पूरा। ठीक है, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2 कुड बी फॉर्म्ड, लिमिटिंग रीएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अब देखो 80 ग्राम, 80 ग्राम वाटर वुड प्रोड्यूस 3 मोल, अरे 80 ग्राम ऑक्सीजन वुड प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ वाटर। 48 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, चीज़ों को जितना कम कैलकुलेट करो उतना बेटर रहता है। वाई सर, इसको 3 × 18 आपने क्यों लिखा, मल्टीप्लाई कर लेते, 54 लिख लेते हैं। इसमें क्या आता है ना, जब मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा तो जितना उसको सिंपल रखूंगा उतना यहाँ पे कैलकुलेशन के बार आसान होती है। मल्टीप्लाई करके कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। अगर ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, कुछ और भी कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी। तो टिल द लास्ट स्टेप डोंट कैलकुलेट, लास्ट में करना तो है ही नहीं, की बात तो वही करना, क्या पता चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हूँ। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 32.4 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक प्यारा क्वेश्चन। अब हम क्लास में एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो ही नहीं पाता। आप कितनी जान लगा लो, मोल कॉन्सेप्ट ढंग से अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जनरली मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पर मोल से भी सॉल्व हो सकता है, इक्विवेलेंट से भी हो सकता है। हम दोनों से करके देखेंगे इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझ ले। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जिंक विल हैव टू बी रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो जिंक प्लस 2HCl गिव्स यू ZnCl2 प्लस H2। ये तो आपने रिएक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ा होगा, है ना, बेसिक सा कोई रिएक्शन है ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन करवाओ, इसमें जो H2 बने उस H2 को आगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के, ठीक है, फॉर कंप्लीट रिएक्टिंग विद O2 ऑब्टेन्ड बाय का। और ये O2 कहाँ से आ रहा है, KClO3 टूट के KCl प्लस O2। अब ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन ने कुछ O2 दिया, ये 5.104 ग्राम KClO3 था, इसने कुछ मान लो x ग्राम ऑक्सीजन दिया। ये x ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे आया, इस x ग्राम ऑक्सीजन को थोड़ी हाइड्रोजन भी चाहिए होगी, वो जितनी हाइड्रोजन चाहिए वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो उतनी हाइड्रोजन निकालने के लिए जिंक कितना लगता, ऐसा है ये, ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये सोच के कर सकते हो। पहले आप इसको सारी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। KClO3 गिव्स यू, ये आता है 2 KClO3 गिव्स यू 2 KCl प्लस 3/2 O2। नहीं 3/2 नहीं, हाँ अब ठीक है, ठीक है 3O2। तो बच्चे यहाँ पे 2 मोल KClO3 3 मोल ऑक्सीजन दे रहा है, तो आप बोल सकते हो मोल ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई 3।
मतलब जो मोल ऑफ O2 है दैट इज ऑलरेडी 3/2 टाइम्स मोल ऑफ KC। ये पहला पार्ट समझा। अब अब देखो H2 प्लस हाफ O2 होता है, इज 1H2। तो H2 कितना चाहिए, जितने मोल O2 के हैं उससे डबल चाहिए। मोल ऑफ H2 इज एक्चुअली ट्वाइस इंटू मोल ऑफ O2, तो दैट इज ट्वाइस इंटू 3/2 मतलब 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 H2। अब बच्चे एक मोल H2 जनरेट होता है जब एक मोल जिंक होता है, जिंक प्लस 2HCl gives you ZnCl plus H2। यस, तो जो मोल ऑफ H2 होंगे उतने मोल जिंक के लगे होंगे। मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मोल ऑफ KClO3। ऐसे आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जिंक, जिंक पूछा है, ये दिया है, ये बीच में किसी काम के नहीं है। अब आप डायरेक्टली इनको रिलेट करोगे, तो इनको डायरेक्टली आप रिलेट करोगे तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 को कैसे निकालूंगा मैं, मोल ऑफ जिंक आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू गिवन वेट ऑफ KClO3 5.104 डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट 122.5, यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक आ जाएगा। ठीक है, और वेट ऑफ जिंक के लिए क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा जिंक के एटॉमिक वेट से, ऐसे। ठीक है, अब दूसरा तरीका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया मोल कॉन्सेप्ट। बैलेंस करके किया, रिलेट करके। मोल कॉन्सेप्ट सिंपल बोलता है यार ये अच्छा, ये रिएक्शन थे 3, बैलेंस मत करो, जितने इक्विवेलेंट जिंक होंगे उतने इक्विवेलेंट H2 बनेगा। ठीक है, जितने इक्विवेलेंट H2 के होंगे उसको उतने इक्विवेलेंट O2 के भी चाहिए, और जितने इक्विवेलेंट O2 बना है उतने इक्विवेलेंट KClO3 के रहे होंगे। तो मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KClO3। हम डायरेक्टली इनको रिलेट कर सकते हैं आपस में कि भैया इनके इक्विवेलेंट्स बराबर हैं। और इस रिएक्शन में जिंक 0 से +2 में जा रहा है, क्लोरीन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -1 और H आपका +1 से 0 में जा रहा है। तो जिंक का इनफैक्टर 2 है क्योंकि जिंक 0 से 2 में जा रहा है। आप इसके आप देख लो, हाँ उसकी जो बेसिकली सॉल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कैटायनिक फॉर्म देख लो, टोटल चार्ज +2 है। KClO3 में क्लोरीन यहाँ पे +5 में था, यहाँ पे -1 में। पोटाशियम में कोई चेंज नहीं आया, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया। ओह सॉरी, ऑक्सीजन में चेंज आया आया, -2 और ये 0। तो एक क्लोरीन +5 से -1, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस। और एक ऑक्सीजन -2 से 0, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 3 ऑक्सीजन -6 से 0, और भी 6 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क पड़ा। बात ये कि क्लोरीन 5 से 1 में जब -1 में गया तो दैट इज रिडक्शन, और ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो KClO3 में एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी तो उनमें बराबर इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे ना। अगर 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो अगले में 6 गेन हो रहे होंगे। तो वही है, तो ऐसा मत बोलना सर यहाँ पर भी 6 है और वहाँ पर भी 6 है 12, तो 12 आ जाएगा इसका एन फैक्टर। नहीं, एन फैक्टर के लिए या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट निकाल लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड निकाल लो, क्योंकि नंबर ऑफ लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गेन्ड, उन दोनों को ऐड मत करो कि 6 और 6 12 मत कर देना वहाँ पे। ठीक है, तो एन फैक्टर ऑफ KClO3 6 आ गया। तो बस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों के बराबर किए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक इनटू इसका एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 इनटू इसका एन फैक्टर, और यहाँ से आ गया वेट ऑफ जिंक। ये हो गया इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का तरीका। दैट्स इट। बाकी के प्रैक्टिस फिर आगे कंसंट्रेशन टर्म्स और थोड़ा और मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट सेशन में करते हैं।